साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था उसके आगे की जो परिस्थिति है उसको कवर करेंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक सूचना दे रहे हैं कि हमने अब ये तय किया है कि जो हम आगे का चर्चा है उसको हम अलग अलग धाराओं में करेंगे। जैसे कांग्रेस की धारा थी, कांग्रेस के साथ जुड़े जो आंदोलन थे उस धारा को हम एक धारा में समझाते चलेंगे। दूसरा जो क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन की हम एक अलग धारा बनाएंगे। तीसरा साथियों, जो हिंदू दर्शन की विचारधारा थी इसको हम एक साथ जो है एक ग्रुप में आगे बढ़ाएंगे। अब साथी चौथी जो धारा है वो धारा है कम्युनिस्ट आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन जो वामपंथी विचारधारा है, समाजवादी व्यवस्था की जो अवधारणा थी उसका विकास कैसे हुआ है लाइन में आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से जो चार धाराएं हैं उनको मैं अलग अलग समझाऊंगा। तो अभी हमें कांग्रेस की जो धारा का जो आगे का इतिहास है उस इतिहास को हम इस वीडियो में साथी कवर कर रहे हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। 1908 से लेकर के 1909 से लेकर के 1914-15 तक कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने नहीं किया, ये हमको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश मूल की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, बहुत बड़ी बुद्धिजीवी थी, इतिहासकार थी, लेखक थी। तो उनका प्रवेश राजनीति में होता है हमारे देश में। तो जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटे तो उनसे जाकर के एनी बेसेंट मिली और उनको होम रूल आंदोलन के बारे में समझाया। और होम रूल आंदोलन के लिए गंगाधर तिलक को उन्होंने तैयार किया। फिर होम रूल आंदोलन हमारे देश में शुरू हुआ। अब इसी के साथ में समझना है कि एनी बेसेंट कौन थी, इसके भी थोड़ा सा हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में ब्रिटिश में हुआ था और ये ब्रिटिश समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। थियोसोफिस्ट एक आंदोलन चल रहा था उसके साथ जुड़ी। बाद में महिला अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किए। लेखक थी, व्याख्याता थी, बहुत अच्छी वक्ता थी। तो ये सारे विचार से संपन्न थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट का भारत में आगमन 1893 में हुआ। खासतौर से हिंदू दर्शन का जो आध्यात्मिक दर्शन था उसके साथ आकर के वो जुड़ी। तो वाराणसी में रही और 1906 तक वाराणसी में रही और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया और उसकी अध्यक्ष बनी। और इन्होंने आकर के भारत में रह करके जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसकी आलोचना की और जो हिंदू राष्ट्र का दर्शन है उसको श्रेष्ठ बताया। और भारत में रहते हुए वो हिंदू दर्शन के साथ बहुत ही मिल गई थी और उन्होंने भारत देश की जो धरती है उसको मातृभूमि कहा। और वो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है उसकी भी समर्थक थी। मगर जो छुआछूत है, जो जातीय जो अत्याचार हैं उसके खिलाफ थी वो। उनका मानना था कि ये काम का बंटवारा के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, इसको सही मानती थी वो। और भारतीय हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन है उसमें इनकी गहरी आस्था थी। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारी किताबें लिखी। तो ये साथियों संक्षिप्त परिचय था एनी बेसेंट का। इससे आपको एनी बेसेंट की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो समझ में आएगी। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि एनी बेसेंट जब बाल गंगाधर तिलक से मिली तो बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल आंदोलन के लिए तैयार हो गए। इसके साथ क्यों तैयार हो गए कि बाल गंगाधर तिलक ये हिंदू दर्शन और हिंदुत्ववादी जो दर्शन की जो धारा थी उसके साथ थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे बड़ी संख्या में लोग थे जो आर्य समाज में भी शामिल थे, मैं आगे बताऊंगा आपको। इस कारण से और इसी विचारधारा के साथ से एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी। तो उस कारण से बाल गंगाधर तिलक और इन सबको बांधने में एनी बेसेंट सफल हुई। कि एनी बेसेंट ने जो हिंदू दर्शन के जो लोग थे उनको भी पकड़ा और कांग्रेस के जो लोग थे उनको भी पकड़ा, सबको जोड़ करके होम रूल आंदोलन चलाया। नरम दल और गरम दल का समझौता कराया, दोनों को आपस में मिलाया। मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। तो ये विचारधारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद साथियों फिर ये होम रूल आंदोलन हमारे देश में शुरू हुआ। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मेरे को लग रहा है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहले तो साथियों होम रूल क्या है ये समझना है। होम रूल का अर्थ यही था जो होम रूल की मांग कांग्रेस कर रही थी।
होम रूल का मतलब ये था कि एक उत्तरदायी सरकार रहे, मगर वो सरकार ब्रिटेन के अधीन रहे। आपको मैंने येओ ह्यूम का बताया था, येओ ह्यूम का भी वही कॉन्सेप्ट था। वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, इसलिए अंग्रेज उसको सपोर्ट करते थे। उसका था कि अंग्रेजों के अधीन एक उत्तरदायी सरकार बने भारत की। उसी तरीके की समझ एनी बेसेंट की थी कि होम रूल आंदोलन से उन्होंने मांग की थी ब्रिटेन की सरकार से कि एक उत्तरदायी सरकार को गठन करने का प्रक्रिया आप करिए और उत्तरदायी सरकार भारत को बनाने दीजिए, मगर ये सरकार ब्रिटेन के अधीन ही रहेगी। और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जो सरकार है ब्रिटेन के अधीन, वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन देशों में पहले से चल रही थी। तो इनका उदाहरण देकर के एनी बेसेंट ने जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके सामने मांग रखी कि आप एक उत्तरदायी सरकार का गठन भारत देश में भी करवाएं। तो एनी बेसेंट का ये संवैधानिक आंदोलन था जो अंग्रेजी की सरकार के खिलाफ नहीं था। संवैधानिक आंदोलन से वो अपनी मांग रख रही थी। वो इस आंदोलन के साथ एनी बेसेंट ने सबको जोड़ा। और साथ ही आगे क्या हुआ था कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई थी। उसके डेथ होने के बाद कांग्रेस में भी कोई एकदम से बड़ा नेता, बड़ा चेहरा नहीं था। और सबसे पहले जून 1916 में बेलगांव में होम रूल की स्थापना की और ये बाल गंगाधर तिलक से मिलकर के होम रूल की स्थापना की थी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने खुद भी एक होम रूल लीग की स्थापना की। 2 ग्रुप में संगठन को बनाया। और तिलक को जो कार्य क्षेत्र दिया उसमें पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, कर्नाटका, ये वाला क्षेत्र जो है का नेतृत्व उन्होंने गंगाधर तिलक को दिया। और उसके अलावा जितना पूरा भारत देश है उसका नेतृत्व उसने एनी बेसेंट ने खुद संभाला। और सबसे ज्यादा शाखाएं जो है वो महाराष्ट्र में बनाई गई। और उसके बाद से एनी बेसेंट ने जो कांग्रेसी नेता थे, जिसमें खासतौर से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के नेता थे, उनसे भी संपर्क साधा। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेता तो पहले से ही होम लीग की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो पहले से भी इस समय तक उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा नहीं दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा 1929 में दिया था। तो पहले से होम रूल की बात कर रहे थे। इसलिए एनी बेसेंट ने कांग्रेसी नेताओं को भी जोड़ा और जो हिंदू दर्शन वाले लोग थे उनको जोड़ा। नरम और गरम दल दोनों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के साथ से उन्होंने 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के अंदर नरम दल और गरम दल का समझौता करवा दिया। उसी के साथ ही कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी समझौता कराया। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि आप भी इसके साथ आंदोलन के साथ शामिल हो। तो यहाँ पे सबकी एकता बना के होम रूल जो है लीग का आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन जैसे ही बहुत ही तेजी से बढ़ा। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने उनके अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षता के बाद पूरी ताकत के साथ सबको लेकर के होम रूल का आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद से अंग्रेजी जो सरकार थी उसने होम रूल के जो नेता थे उनको पकड़ करके जेल में डाला। और अंग्रेजों ने फिर नए सुधारों की घोषणा की। एक नई कमेटी बनाई और नई कमेटी बना के नए सुधारों की को लाने की बात कही। 1919 में नए सुधार लेकर आए। तो उससे एनी बेसेंट सहमत हुई और एनी बेसेंट ने ये आंदोलन को खत्म कर दिया। तो होम रूल जो लीग का आंदोलन था वो 1919 में जाके खत्म हो गया। ये पूरा आंदोलन का प्रक्रिया थी जिसको हमको समझना है। अब इसके बाद से क्या हुआ, 1919 से महात्मा गांधी की एंट्री हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन चलाया, एनी बेसेंट अलग हो गई और उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी गलत कहा। तो इसके आगे की जो कड़ी थी साथियों, वो महात्मा गांधी का प्रवेश, महात्मा गांधी के प्रवेश के साथ ही
असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये सारा मिलकर के एक आंदोलन चला, जिसकी चर्चा साथी हम आगे के वीडियो में करेंगे। और एक और घटना है साथी जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जब ये 1919 के सुधार चालू किए, तब अंग्रेज के जो जज थे, लॉर्ड थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया और उनको लगने लगा था कि भारत देश के अंदर हमारा सत्ता ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने उस समय ये घोषणा की 1917 में कि हम ये जो सुधार कर रहे हैं ये हम निरंतर क्रम में कर रहे हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत देश का विकास है और भारत देश के अंदर स्वशासित जो संस्थाएं हैं उनका क्रमिक विकास करना है। उनको धीरे धीरे करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका विकास करते हुए इस पूरी व्यवस्था को, भारत की जो व्यवस्था है, राज सत्ता है, उसको स्वतंत्र रूप से विकसित करना है। और इस समय लगभग ये तय हो गया था भाषण के बाद कि अंग्रेजों ने ये सीधी तौर पर कह दिया था कि हम धीरे धीरे करके इस पूरी व्यवस्था को एक स्वायत्त जो राज्य है उसमें परिवर्तित करेंगे। तो यहां से जो ये अवधारणा थी अंग्रेजों की वो सामने रखी गई और यहां से अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि हम धीरे धीरे करके अब हम हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो ये परिस्थिति थी जिस परिस्थिति के बाद अंग्रेजों ने एक मोटा खाका देश के सामने रखा था। इसका भी असर हुआ था और इसके बाद भी जो बाकी जो दल थे, बाकी जो विचारधाराएं थी, हमारे देश के अंदर एक चर्चा बहुत तगड़े से शुरू हो गई थी कि अब कैसा देश होगा, किस तरीके का देश होगा, किस तरीके की सरकार होगी, किस विचारधारा की सरकार होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी कि हिंदू राष्ट्र होगा कि मुस्लिम राष्ट्र होगा। ये सारी चर्चाएं और तेजी से शुरू हो गई थी। तो ये भी हमको देखना है साथियों, ये भी विकास क्रम का एक हिस्सा था। उसके बाद से 1919 में जो सुधारों की घोषणा अंग्रेजों ने की, उसके बाद से एक बहुत सारा एक नए तरीके का व्यवस्था उन्होंने यहाँ से जनरेट किया, नए तरीके से लोगों को, बाकी लोगों को साथ में जोड़ा। तो ये भी साथी हमको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को साथी अब मैं यहीं खत्म करता हूं। आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे निवेदन है कि आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के प्ले लिस्ट के सारे वीडियो जरूर सुने और दर्शन की सीरीज के खासतौर से वीडियो जरूर सुने। इसके साथ ही बहुत ही मेहनत से साथियों हमने ये सारा डाटा तैयार किया है, इसको शेयर करवाने में सहयोग करें, पूरी देश की जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।